least you are preparing one question. So if you prepare these reformers, you are at least preparing one topic from among this entire course. तो बाकी सवाल की नेचर मैंने आपको बता दी थी कि इनमें आपने इनकी सर्विसेज याद करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बड़ी ही टू द पॉइंट और ऐसी चीज बता रहा हूँ कि जो सच्ची में जो पेपर में आ जानी है। मतलब कोई हम दाएं बाएं शाएं कोई इररिलेवेंट चीज नहीं कर रहे, ये एक्चुअली पेपर में चीजें आई हुई हैं। और अगर आप सर्विसेज याद कर लेते हैं ना, इट विल बी इक्विवेलेंट टू कि आपने एक ऑलरेडी आंसर तैयार किया हुआ है, बस वो सवाल आने की देर है और आपने लिखना शुरू कर देना। ये जो स्टूडेंट्स मैंने ऑब्जर्व किए ओवर द 9 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, दैट दो स्टूडेंट्स बेसिकली एंटिसिपेट द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन को एंटिसिपेट कर लेते हैं कि यार ये इस तरह का सवाल आना है और उसमें से भी ये डायमेंशन उसने पूछनी है, फिर वो चीज तैयार करके चले जाते हैं। वो स्टूडेंट्स फिर आप कह सकते हैं कि एक कंपटीशन के जो है ना वो दायरे में वो आ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, दिस इज कॉल्ड फोकस्ड स्टडी। ठीक हो गया? तो ये मैं आपको कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आपने ये रिफॉर्मर्स तैयार किए तो इन्हीं में से ही आएगा। हाँ जी, हमने जो है शेख अहमद सरहिंद हमने कर लिया था और फिर हमने शाह वलीउल्लाह ये भी कर लिए थे। शाह वलीउल्लाह का कुछ रह तो नहीं किया था, हमने कंप्लीट कर लिया था जी सर। जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे हैं सैयद अहमद शहीद बरेलवी। अच्छा, ये जो रिफॉर्मर्स है ना, दे वर द मेन रिफॉर्मर, दे वर नॉट द ओनली रिफॉर्मर्स बट दे वर द मेन रिफॉर्मर्स जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अच्छा, इनमें से आपने रिफॉर्मर्स की थोड़ा सा चेन आपने याद ये रखनी है कि सम टाइम इट हैपेंस कि ईच रिफॉर्मर वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रीसीडिंग रिफॉर्मर। फॉर एग्जांपल सैयद अहमद शहीद जो है ये शाह वलीउल्लाह से भी इंस्पायर हुए। यू कैन आल्सो आर्ग्यू कि शाह वलीउल्लाह की भी जो है वो मतलब कंसिस्टेंट रिफॉर्म एफर्ट्स ऑफ द मुस्लिम स्कॉलर्स एंड द मुस्लिम रिफॉर्मर्स ओवर द पास्ट 100 years वो सक्सीडिंग जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स को इम्पैक्ट करती थी। सो दैट इज व्हाई आई वाज रीडिंग समवेयर कि रिफॉर्म इज अ रिकरेंट थीम इन द इस्लामिक हिस्ट्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, रिफॉर्म इज अ रिकरेंट मतलब कि जो बार बार हो रही हो। एंड इवन नाउ यू कैन सी कि आपकी कितनी रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रही हैं। मतलब आप कोई भी आप उठा लें, ये तबलीगी जमात वाले उठा लें, आप जो है किसी भी सेक्ट का आप उठा लें, मतलब उनके जो बेसिक एसेंस है दैट इज रिफॉर्म। सो रिफॉर्मर्स विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। बट ये वो रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया। ओके, शाह वलीउल्लाह का तो हमने मतलब देख लिया, शेख अहमद सरहिंद का भी देख लिया। नाउ दे वर व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन देम, दैट दे वर ऑल क्या सिमिलैरिटी थी इनमें? एनीवन? यार थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन को रखें। इफ यू आर जस्ट आप आपने ऑन करके अगर आप अपने काम कर रहे हैं या आप जस्ट यू आर पैसिव लिसनर, तो फिर क्लास का फायदा नहीं। बिकॉज आई वांट टू वर्क ऑन योर योर कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी थिंकिंग पैटर्न पे मैं काम करना चाहता हूँ। उसकी वजह उसकी बेस पे आप अपना एक आप कोई अनसीन क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो आपका थिंकिंग पैटर्न आपको बचाएगा, आपका थॉट प्रोसेस आपको बचाएगा। जी, व्हाट वाज द सिमिलैरिटी बिटवीन शेख अहमद सरहिंद एंड शाह वलीउल्लाह? एनीवन? तो ये दोनों इस्लामिक टीचिंग्स की तरफ काम कर रहे थे, एक सिमिलरिटी ये हो सकती है। वो तो सैयद अहमद शहीद ने भी की, लेकिन उनका तो फिजिकल जिहाद था, इस्लामिक टीचिंग पे तो उन्होंने भी स्ट्रेस किया। देखिए इनमें सिमिलरिटी थी, देवर बोथ स्कॉलर्स, इनका स्कॉलरली एक जो है ना इम्पैक्ट था सोसाइटी पे, ठीक है। लेकिन हर रिफॉर्मर का ऐसे नहीं रहा, और इसमें से थोड़ी सी एक डिफरेंस हम देखते हैं इन द रिफॉर्म एफर्ट्स ऑफ शेख अहमद सैयद अहमद शहीद बरेलवी, ठीक है। अच्छा जी, अब इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये मैं स्लाइड में जरा दिखाता हूँ। स्लाइड्स आपको नजर आ रही है ना? जी जी सर, विजिबल है। अच्छा, सैयद अहमद शहीद बरेलवी और इनका मज़ार अभी भी है, ये बालाकोट में है इनका मज़ार, ठीक है। तो ही वाज अ रिफॉर्मर, और इनकी जो हम अब टाइम पीरियड जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट इज आफ्टर शाह वलीउल्लाह।
और वो है 1786 टू 1831, यानी कि इनकी पैदाइश 1786 में अगर होती है तो उनकी डेथ 1831 में होती है, बालाकोट में। ये बालाकोट है, दार सैयद अहमद शहीद। अगर आप कभी जाएं उधर तो जरूर इनके फातिहा पढ़ें, ठीक है। अच्छा ही वॉज बॉर्न ऑन, ये इनका इंट्रो है, ठीक है। अच्छा, इंट्रो तो बेसिकली आपको आना चाहिए, लेकिन राइटिंग द इंट्रो एवरी टाइम इन द क्वेश्चन इज नॉट द राइट अप्रोच। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि सवाल को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, लेकिन एक जनरली आपको पता होना चाहिए कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, ठीक है। सो ये इनका है कि जी ही वाज बोर्न ऑन 29 नवंबर 1786 एट इन रायबरेली, ठीक है। ये जगह है इंडिया में। और 18 साल की उम्र में फिर ये मदरसा रहीमिया गया। एंड मदरसा रहीमिया वाज अ थियोलॉजिकल कॉलेज, यू नो, वेयर द स्टडी ऑफ रिलीजन वाज परस्यूड एट दैट टाइम, ठीक है। उस जमाने में अपनी ये कोई होएगा, कोई इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट टाइप कोई चीज होएगी, मदरसा रहीमिया। अच्छा, शाह अब्दुल अजीज वाज द सन ऑफ शाह वलीउल्लाह, और ये उनके बेसिकली वाज अ ग्रेजुएट ऑफ द मदरसा रहीमिया, but you know he was more inclined towards sports and physical activity, and than towards, you know, intellectual work. And this was the context in which we see his personality being shaped, and he was, you know, much more attracted towards physical exercise. And there is, it should not surprise you that in 1812 he joined the army of Nawab Amir Khan Tonak in order to take part in jihad against the British, because it was the time when the British were expanding, rapidly expanding, ठीक है ना। अब आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए ना कि ब्रिटिश एक्सपेंशन हो रही थी। द लोकल इंडियन प्रिंसेस, इंडियन रूलर्स of the pocket kingdoms, small dynasties, they were trying to block the British encroachment on their lands. And so he performed Hajj and he came back. अच्छा, ये जो हज करने जाते हैं तो his resolve to reform the Muslim community, it improved. And when he came back, he wanted to you know, devote himself to the religious and social reformation of Muslim. So in this scenario he basically started the this Mujahideen movement जो है ये start करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? सो बीइंग अ मैन ऑफ एक्शन, ही थॉट दैट यू नो, और स्पेशली मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये नवाब अमीर खान तुनक की फौज में थे, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जहाद में हिस्सा लिया, और इन्होंने फिर काफी स्टडी किया यूरोपियन वेपनरी को, यूरोपियन वेपनरी, एडवांस्ड मिलिट्री टैक्टिक्स एंड सच थिंग्स लाइक दैट। सो it was a time when the Muslim rule in India was, you know, almost at the point of extinction. स्टूडेंट्स आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? प्लीज थोड़ा सा फीडबैक दें, बिकॉज मैं इसको जो है ना बड़े आपको स्टोरी के अंदाज में बता रहा हूँ, कि आपको ये ना लगे कि कोई लेक्चर हो रहा है, आपको लगे कि कोई स्टोरी जैसे आप सुन रहे हैं किसी के बारे में। तो कहाँ था मैं? हाँ, सो इट वाज अ टाइम कि जब मुसलमानों का रूल रैपिडली डिक्लाइन हो रहा था, वो बिल्कुल एक्सटेंशन के करीब जा रहा था। सो he believed that the freedom of Muslims in India, in Indo-Pak subcontinent, can only be gained through armed struggle. मतलब शाह वलीउल्लाह मानते थे कि जी आपको लाजमी नहीं आर्म स्ट्रगल चाहिए, आप मोरल्स को इम्प्रूव कर लें, मुस्लिम सोसाइटी अपने आप को रिफॉर्म कर ले, आप बच जाएंगे। सैयद अहमद शहीद बरेलवी मानते थे नहीं, यू हैव टू फिजिकल, यू नो, यू हैव टू टेक पार्ट इन फिजिकल जिहाद, और आर्म स्ट्रगल करनी चाहिए, ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। सो दिस वाज हिज belief. So he wanted to purify Islam from the corrupt practices that had crept into the Muslim society. So he wanted to overthrow the Muslim rule, especially the Muslim rule where, आप ये वो सिनारियो देखें, पंजाब में क्या था इस टाइम पे। जी, क्विक रिस्पॉन्स जरा करें ताकि जो है ना हम आगे चले। इस टाइम में जब वो जिहाद मूवमेंट शुरू कर रहे होते हैं, पंजाब में क्या सूरत हाल थी? एनी आइडिया? सर 6 का रास्ता यहाँ पे 6 वगैरह। Exactly, you're right. So this was, you know, और पंजाब is the Muslim, you know, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी पंजाब में। तो Sikh Empire you can see between the 1799 to 1849. So he wanted to
you know, he wanted to clear the non-Muslim rule in Punjab and NWFP. At that time NWFP से कहते थे. अच्छा, अब ये क्या करते हैं, ये मतलब एम था मुजाहिदीन मूवमेंट. मुजाहिदीन मूवमेंट का बेसिक एम ये बन गया कि जो नॉन मुस्लिम का जो रूल है पंजाब में और एनडब्ल्यूएफ में, खत्म किया जाए. एंड इट वाज, यू नो, आई वुड कमेंट कि ये एक उनकी बड़ी एक लॉजिकल अप्रोच थी, बिकॉज एंड इट वाज अ रिएक्शन फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी एंड इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ एज एन आर्म्ड स्ट्रगल. क्योंकि आपको पता है ये बादशाह मस्जिद जो सिखों के रूल में किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती थी? डू यू नो एनीवन? ये बादशाही मस्जिद जो है ये सिखों के घोड़ों के स्तबल के तौर पे इस्तेमाल होती थी. सो यू नो, एट सम प्लेसेस इवन द कॉल टू प्रेयर वाज बैन्ड. So such sort of oppression where the Muslims were not able to freely practice their religion, this was a point of concern for Sayyid Ahmad Shaheed. So he want to, अब मुजाहिदीन मूवमेंट, आपने जब आर्म स्ट्रगल करनी, आपको क्या चाहिए? फौज चाहिए. तो इन्होंने डिफरेंट इलाकों का इंडिया में टूर किया टू रेज एन आर्मी, जगह जगह जाके कि जी आओ जी मुजाहिद बन जाओ, आर्मी में हिस्सा लो और सिखों के खिलाफ जिहाद करते हैं. तो ultimately established his headquarter at Nowshera. अच्छा, बैटल ऑफ ओकाड़ा. अब ये मुझे शक पड़ रहा है जैसा ओकाड़ा है ये, ठीक है ना, मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट पड़ रहा है कि इट इज द बैटल ऑफ ओकाड़ा. Now in 1826 he conducted the battle of अच्छा ओकाड़ा है. 1826 में जो है ये बैटल ऑफ ओकाड़ा है, फाइट करते हैं अगेंस्ट द सिख आर्मी. And basically it was the rule of Maharaja Ranjit Singh at that time. And so there were different battles. आपको सारी की सारी वो आपने डिटेल जब रेसिटेशन जब आपने करनी, you will read. So in the battle of Okada, almost in 1826, the Sikh were defeated. And you know that history stands with the victor. तो उसमें फिर जो है जब उनकी विक्ट्री होती है तो फिर मैनी पीपल स्टार्ट टू ज्वाइन, और इनका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है. इनकी जो है वो आर्मी की जो है ना उसमें रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा होती है, और इनकी मतलब ओवरऑल फिर यूसुफजई ट्राइब जो है वहां से लोगों ने ज्वाइन किया. तो एक इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द मुजाहिदीन मूवमेंट became from a small force into a large force. अच्छा, अब जब डिफरेंट लोग ज्वाइन कर रहे थे इनकी आर्मी को, तो व्हाट हैपेंड, यू नो, द आर्मी स्टार्टेड टू बी कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट एथनिसिटीज. यानी कि अब आप देखें ना, एक तरफ इंडियन मुसलमान भी हैं, एक तरफ यूसुफजई ट्राइब से भी आपके जो है मुजाहिदीन हैं, मतलब डिफरेंट इलाकों से जो है ना वो लोग थे. सो देयर वाज सो मच एथनिक डाइवर्सिटी इन द आर्मी दैट दिस वाज द पॉइंट व्हिच वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द सिख महाराजा रंजीत सिंह. तो फिर वही होता है कि when the army is not conquerable from outside, you conquer it from the inside. महाराजा रंजीत सिंह ही ब्राइब सरदार यार मोहम्मद, और फिर सैयद अहमद शहीद जो है अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेते हैं बालाकोट में. बालाकोट में बैटल होती है, बैटल ऑफ बालाकोट in 1831, in which unfortunately जो है वो he was martyred. ठीक है. अब I was reading somewhere कि सिख आर्मी he got the help from the French, और फ्रेंच जनरल था वेंचुरा, और इन दोनों ने मिलके फिर जो है वो बालाकोट पे अटैक किया. इन 1831 बालाकोट you know finally fell and सैयद अहमद शहीद was martyred. अब ये तो सारी कहानी होगी ना. अब एनालिसिस इसका आप क्या करेंगे? एनालिसिस में भी देखें वही चीजें आ जाती हैं. इसमें तो आपसे उसने सवाल पूछना है कि जी इसका इनकी सर्विसेज क्या थी, ठीक है, और पाकिस्तान मूवमेंट के साथ कैसे लिंक होता है, आइडियोलॉजी के साथ कैसे लिंक होता है. नाउ फर्स्ट पॉइंट टू एनालाइज इज दैट कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू फ्री द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज फ्रॉम नॉन मुस्लिम रूल, यू आर बेसिकली ट्राइंग टू प्रिजर्व द वे ऑफ लाइफ ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. यहाँ तक समझ आ गई आपको बात? So the protection of the way of life or the unique identity of the Muslims is the foundation stone of the ideology of Pakistan. अलबत्ता वो एक आर्म स्ट्रगल थी, लेकिन एक जो है ना, it represented a sort of Muslim consciousness
कि हम कहीं मेजॉरिटी इंडिया में, मेजॉरिटी कम्युनिटी में कहीं एब्जॉर्ब ना हो जाए। और डिफरेंट एथनिसिटीज इनकी आर्मी में थी, तो वो भी एक आपको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को फर्दर स्ट्रेंथन करता है कि जो है वो दे ऑल कन्वर्ज्ड, द डिफरेंट पीपल इन द आर्मी ऑफ सैयद अहमद शहीद, दे ऑल कन्वर्ज्ड फॉर वन सिंगुलर पर्पस, एंड दैट पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट देयर वे ऑफ लाइफ। तो ये भी आपकी आइडियोलॉजी का भी तो यही था ना बेसिकली, कि एक बंगाली मुसलमान, पंजाबी मुसलमान, सिंधी बलोची मुसलमान, दे आर ऑल कन्वर्जिंग ऑन वन पॉइंट, ठीक है, दैट वी नीड अ सेपरेट होमलैंड, हमारी अपनी जो है ना, जहाँ पे मेजोरिटी में, वो हमें एक रियासत की तश्कील दे रही है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने जवाब को किस तरह से ट्विस्ट करके जो है ना वो लेके जाना है। तो स्पिरिट ऑफ जिहाद को आप फिर लिंक कर सकते हैं नेशनलिज्म से। क्लियर हो गया? जी सर। जी। अच्छा, सो आगे चलते हैं जी। अच्छा, इनकी यूनिक मूवमेंट इसलिए थी क्योंकि इनकी एक तो स्कॉलरली, वो स्कॉलरली जो है ना उसमें टच नहीं था, इसमें आर्म स्ट्रगल थी, जो कि इंडिया में हम, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में हम मतलब आई थिंक ही इज द ओनली पर्सन इन द सिलेबस जिनकी एक आर्म स्ट्रगल थी। बाकी तो आपको पता है स्कॉलरली एक्टिविटीज थी। और उसकी भी एक वजह है कि when the non-Muslim forces became too much powerful, so it was no point in trying to resist them militarily. So I've seen the example of Tipu Sultan, and how much fierce resistance he put to the British. But in spite of that, he could not, stop their encroachment. And therefore, he had to give in. तो जो मुसलमान है वो फिर इवेंचुअली देश, पहले मिलिटेंसी, आप जो है ब्रिटिश एक्सपेंशन जिस तरह से हो रही थी, देयर वाज अ कल्चर ऑफ मिलिटेंसी, देयर वाज अ कल्चर ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल। उस जमाने में कल्चर जो था ना, दैट वाज द आर्म्ड स्ट्रगल। बट इवेंचुअली जब जैसा जैसा उनका रूल स्ट्रेंथन होता गया, तो मुसलमान जो हैं स्पेशली आफ्टर 1857 दे मूव टुवर्ड्स educational reforms, because they came to the realization that there is no point in resisting the superpower. तो आपने जो है रिफॉर्म जो है विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी आपने लेके आना है, and that should be true on the scholarly basis. So having said that, there number of institutions were established. अच्छा, ये आप एक देख रहे हैं, एक एजुकेशनल बिल्डिंग आप देख रहे हैं with the famous minarets and the dome, and तो ये बेसिकली इंडिया में है, ठीक है। Now I think it is the home of the Deoband movement. देवबंद जो है ये भी एक मूवमेंट थी, इट वाज अ स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल मतलब basically what I mean to say by this school, not exactly a school of thought, but Darul Uloom type of thing, house of learning, जहाँ पे इस्लामिक साइंसेस को जो है ना वो टीच किया जाता था। मोर लाइक जस्ट जैसे शाह वलीउल्लाह का मदरसा रहीमिया था, वैसे ही इनका एक थियोलॉजिकल कॉलेज था, थियोलॉजिकल सेंटर था, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने सुना होगा जी, इजिप्ट में कायरो में एक जो है वो अल अजहर यूनिवर्सिटी है कोई, अल अजहर यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड द नेम। तो वन इंग्लिश स्कॉलर W.C. स्मिथ, ही सेड दैट के ये जो मदरसा जो है देवबंद में, दारुल उलूम देवबंद, it was next to the Al Azhar University of Cairo, the most important and theological academy of the Muslim world. It was a theological academy. Theology जो है study of religion, आप इसको मतलब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका देख लेते हैं कि ये कब बनती है। ये फाउंड होती है 1867 में। और देखें, स्पेशली मैंने जब आपको कहा कि 1857 के बाद मुसलमान जो हैं वो दे शिफ्ट फ्रॉम मिलिटेंसी टू दिस एजुकेशनल मूवमेंट एंड रिफॉर्म मूवमेंट एंड सो ऑन। तो इनकी जो फाउंडिंग है वो होती है 1867 में, ठीक है जी, बाय ये क्या नाम है, आबिद हुसैन इन शरणपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। कुछ जगह पे 1866 पे लिखा हुआ है, लेकिन ये भी चल जाएगा, एक दो साल का कोई फर्क नहीं होता।
मतलब मैं अब यहाँ पे स्लाइड्स में 1867 है, बट आई हैव द डेट which I have read of is the date is 1866, ठीक है। नॉर्थ ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश में जो है ना ये स्टैब्लिश होती है। इनिशियली एक छोटा सा मदरसा होता है जिसको कहते हैं मदरसा अरबी, वो फिर आगे इवॉल्व होता है दारुल उलूम देवबंद में, ठीक है। और ये बेसिकली एक दिस स्कूल वाज बेस्ड ऑन पब्लिक कॉपरेशन, पब्लिक के कॉपरेशन के साथ ये चल रहा था, मतलब कोई फंड्स एज सच कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनको नहीं जो है वो मिले थे। अब इसका एम क्या था? टू इन्फ्यूज इन द पीपल्स, पीपल मीन्स स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर एक बेसिकली ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है इनकलकेट की जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि रिफॉर्म मूवमेंट का मकसद क्या था कि इन द मेजॉरिटी कम्युनिटी हम कहीं डिसॉल्व ना हो जाए। तो हमारे रिलीजन में अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस आ रही हैं, हमारे हमारे वे ऑफ लाइफ जो है वो पोल्यूट हो रहा है, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट। तो इस इंस्टीट्यूशन का बेसिकली पर्पस ये था कि ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम स्टूडेंट्स के अंदर इंप्लीमेंट की जाए, ताकि वो एम्बेसडर्स ऑफ द कम्युनिटी बन के बाकी इलाकों में जाएं, तबलीग करें या फिर वहां पे नॉलेज को फैलाएं, ठीक है ना, such things like that, and obviously the reverence for the community। तो इसमें जो है वो, और एक और भी इसका मकसद था, एक और भी मकसद था। अब आप ये देखें कि when the British came to India, British as a political power they came to India, but under this their political arm एक और एक्टिविटी भी हो रही थी। आप बता सकते हैं कौन सी एक्टिविटी हो रही थी? क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटी हो रही थी। मतलब you can say कि after 1857 there were so many Christian missionaries in India and they were rapidly converting people to Christianity, Christian missionaries। और आपने देखा होगा कि हमारे कई जगह पे जो है वो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं एंड सो ऑन। अब इनकी ब्रिटिश लेगेसी है, ब्रिटिश एरा की लेगेसी है। अब एक इलाके में जब यहाँ पे क्रिश्चियन एक्टिविटीज हो रही हो, आपका रिलीजन, आपका वे ऑफ लाइफ सारा थ्रेटन्ड हो, तो इट इज नेचुरल फॉर द कम्युनिटी टू स्टार्ट यू नो एन इंस्टीट्यूशन लाइक देवबंद, ठीक है। तो ये दो तीन वजह है कि रिफॉर्म करना चाहते थे आप कम्युनिटी को, क्रिश्चियन मिशनरीज को आप काउंटर करना चाहते थे। यू वांटेड टू हैव अ सॉर्ट ऑफ, अब ये मैं बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई रेड समवेयर, अ मुस्लिम रिनेसांस। रिनेसांस आप समझते हैं ना, रिनेसांस जिस तरह रीबर्थ ऑफ लर्निंग, तो दे वांटेड टू स्टार्ट अ मुस्लिम रिनेसांस। देखिए आप जितने अच्छे खूबसूरत लफ्ज आप करेंगे ना, उतने ही आप अपने पेपर को डिस्टिंक्ट करेंगे। जितना आप डिस्टिंक्ट करेंगे उतना आपका एग्जामिनर आपको अगर एक नंबर भी ज्यादा दे जो है वो आपको देगा। अगर हर सवाल में सिर्फ आप एक नंबर ज्यादा ले लें तो ओवरऑल पूरे पेपर में आपके 5 नंबर ज्यादा है, 5 सवाल होते हैं। और अगर आप हर पेपर में 5 नंबर आप ज्यादा लें तो ओवरऑल आपको 60 नंबरों का फर्क पड़ जाता है, 50 नंबरों का भी पड़ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं, इट इज हेल ऑफ अ डिफरेंस। तो ये अच्छी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये मैंने मतलब जो है पढ़ी थी, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, वहां पे पढ़ाया क्या जाता था? दारुल उलूम देवबंद में होली कुरान पढ़ाया जाता था, उर्दू, ज्योग्राफी, इस्लामिक सिविलाइजेशन, फिका, अरबी कोर्सेज, पर्शियन एंड मैथ्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, फिका, हदीस, कुरान, अरबी कोर्सेज, फारसी, ठीक है जी, रियाजी, ये मजमून पढ़ाए जाते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रिटिश मॉडल भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था कि स्टूडेंट्स को क्लासेस में तकसीम कर दिया था, सेक्शंस बना दिए थे, अटेंडेंस होती थी, रिटन एग्जामिनेशन होते थे, जो कि मॉडर्न ब्रिटिश एजुकेशन के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो इनके जो हैं प्यूपल्स, स्टूडेंट्स जो हैं वो शुरू में तो कम थे, मतलब तकरीबन कोई 50-60 होंगे। लेकिन आपको पता है कि 1877 1977 1970s में इनके तकरीबन 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ना, तो मतलब इट इज स्टिल प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। ठीक हो गया। अब इनकी मेन 19 सर 1970s में जो 1977 है में ना तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स, 1877 में 1400-1500 थे 1970s। मतलब आप इतने साल बाद, तकरीबन 100 साल बाद भी आप देख लें इनके इतने थे। मैं जस्ट आपको एक वैसी एक रफ सा स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। अच्छा, एक इनकी और भी सर्विस थी विच इज नोन एज द दे यू नो gave the Darul Ifta, Center for Religious Verdicts, Darul Ifta, ठीक है। अच्छा, दारुल इफ्ता जो है ये एक आप समझ लें उनका एक डिपार्टमेंट था, दारुल इफ्ता। नाउ व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ दारुल इफ्ता? दारुल इफ्ता बेसिकली ये पब्लिश करता था द फतवा,
मैगजीन, ठीक है, इट इशूड द फतवा। अब फतवा बेसिकली उसमें क्या होता था कि जो आपके जितने भी चैलेंजेस हैं मुस्लिम कम्युनिटी को जो आ रहे थे, जो न्यू चैलेंजेस आ रहे थे, ठीक है, उनके बारे में अपने वर्डिक्ट्स देता था। जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं कि जी ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनके बारे में फतवे देता था। नाउ फतवा इज अ वर्ड विद अ वेरी रेट्रोग्रेसिव सेंस कि जी हमें लगता है कि पता नहीं बड़ा ऑब्सोलीट सा वो। फतवा को आप ये समझ लें कि दे वर बेसिकली गिविंग अ कल्चर ऑफ ऑफ थिंकिंग अपॉन अ न्यू प्रॉब्लम, कि आप सोचें किसी प्रॉब्लम पे और इस्लामिक नॉलेज जो है होली कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप उस पर कोई कोई वर्डिक्ट दें आप, ठीक है, कोई फतवा दें, कोई जजमेंट। आप जजमेंट इज अ बेटर वर्ड विद मॉडर्न विद मॉडर्न रूट्स, कि ये बेसिकली जजमेंट्स, शॉर्ट शॉर्ट जजमेंट्स जो है ना न्यू प्रॉब्लम्स के बारे में देते, द फतवा मैगजीन। एक तो ये इनकी जो है ना वो इम्पोर्टेंट मतलब बात, और इन्होंने बहुत ज्यादा बेशुमार इन्होंने फतवाज जो है ना वो दिए। तो ये एक अच्छी बात थी कि आप इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर एक थॉट प्रोसेस आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा उर्दू लैंग्वेज भी बड़ी प्रमोट होती है, जाहिर है इनकी जो लैंग्वेज ऑफ लर्निंग थी दैट वाज उर्दू। और उर्दू को इसलिए बिकॉज इट वाज ब्रेड अंडर द मुस्लिम रूल, और कोई जबान का मजहब से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन बिकॉज इट वाज ब्रेड अंडर द मुस्लिम रूल तो उर्दू बड़ी जो है ना प्रमोट होती है, ठीक है। इनके बड़े मशहूर स्कॉलर्स यहाँ से निकले हैं देवबंद से। आपने सुना होगा मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, ये भी यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। अच्छा, उस जमाने में शुद्धि मूवमेंट भी हो रही थी, ठीक है। शुद्धि मूवमेंट, अब मैंने शायद आपको बताया था कि हिंदूज की दो मूवमेंट थी, शुद्धि एंड संगठन, ठीक है। तो उसको काउंटर करने में भी इसका बड़ा रोल था। एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज को काउंटर कर रहा था, दूसरा जो हिंदू रिवाइवल मूवमेंट थी, शुद्धि मूवमेंट, उसको भी काउंटर कर रहा था। ये इसकी ओवरऑल जो है ना वो एक मतलब एक जिस्ट है इसका, व्हाट डिड दिस देवबंद दारुल उलूम देवबंद डिड, ठीक है। अच्छा, सर सैयद अहमद खान की मूवमेंट का आपने पढ़ा ही होगा। अलीगढ़ मूवमेंट क्या थी, बिल्कुल मॉडर्न लाइंस पे थी, मोहम्मद इन एंग्लो ओरिएंटल, जहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाया जाता, सारा कुछ पढ़ाया जाता, ये उनसे काफी हद तक डाइवर्ज करते थे, ठीक है। उनसे काफी हद तक डाइवर्ज करते थे। अगर सर सैयद अहमद खान कह रहे हैं जी ब्रिटिश के साथ लॉयल्टी होनी चाहिए, तो ये कह रहे हैं नहीं जी ऑटोमन एम्पायर के साथ होनी चाहिए, ठीक है। सर सैयद अहमद खान अगर कह रहे हैं कि जी आप एंटी जो है ना वो मतलब कांग्रेस आप हो, तो इनके जो हैं जो मौलाना साहब हैं, फॉर एग्जांपल मौलाना गंगोही, वो कह रहे थे कि जी आप हिंदूज के साथ कॉपरेशन करें। तो मतलब देयर वाज अ क्वाइट डाइवर्जेंस बिटवीन अलीगढ़ मूवमेंट एंड देवबंद। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर में वो इनका कंपैरिजन भी देता होता है कि अलीगढ़ और देवबंद का कंपैरिजन करें कि ये अलग-अलग जो है ना इनकी अप्रोच थी, लेकिन अल्टीमेटली कन्वर्ज एक ही तरफ कर रहे थे कि मुस्लिम कम्युनिटी का रिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, तो अब मैंने आपको ये स्टोरी बताई है, तो व्हाट इज योर एनालिसिस अबाउट दिस, कि व्हाट डू यू थिंक वर द शॉर्टकमिंग्स और द गुड थिंग्स अबाउट दिस देवबंद मूवमेंट? अच्छा, एक तो ये चीज है कि इनका अगर आप सिलेबस देखें, उसमें आपको कोई मॉडर्न एजुकेशन नजर आती है? सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ गई थी बीच में। मैं आवाज आ रही है, मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर अब। तो ये अगर आप इनको क्रिटिकली एनालाइज करें तो मतलब आपको क्या लगता है कि इसमें शॉर्ट कमिंग क्या थी, इसके अच्छे एस्पेक्ट्स क्या थे? बिकॉज रियल टास्क इज टू डेवलप क्रिटिकल एनालिसिस, जो कि आपको नंबर फैच करेगा। अदरवाइज तो स्टोरी तो मतलब कोई भी सारे लिख के आ जाएंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि के अजीज एक किताब है, तो वो कहते हैं कि जी देवबंद मूवमेंट ने बड़े अच्छे स्कॉलर्स, बड़े अच्छे मुल्ला और स्कॉलर प्रोड्यूस किए, जो कि अगर कहीं पे मजहबी बहस होती थी तो वो बिल्कुल बाल की बारीकी तक चले जाते थे चीज की। मतलब देवर एक्सपर्ट इन थियोलॉजिकल हेयर स्प्लिटिंग, बिल्कुल बाल की खाल उतार देते थे। लेकिन जहां तक मॉडर्न मूवमेंट थी, इवन के मॉडर्न मूवमेंट्स इन इस्लाम, वो वहां पे फेल हो जाते थे। अगर आप इसको मैं बैक इस तरह करूंगा कि इफ यू रीड द सिलेबस ऑफ दारुल उलूम देवबंद, तो सिलेबस में आपको कोई मॉडर्न एजुकेशन नजर आ रही है? नो। मैंने आपको भी सिलेबस बताया क्या था। तो
ये इनका सबसे बड़ा एक मतलब फ्लॉ था कि दे नेग्लेक्टेड द कंटेम्पररी मॉडर्न साइंसेस, सो द डिमांड्स ऑफ द साइंटिफिक एज वर नॉट मेट। और जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने इग्नोर किया, जो कि बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी होती है, ठीक है। और आपको पता है ये जमीयत उलमा हिंद, इसकी भी रूट्स देवबंद के साथ है। तो वन एस्पेक्ट, अब इसको आप मतलब एक पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हैं। दे इसको आइडियोलॉजी के साथ अब आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दी कनेक्ट कैसे करना है, कि जी अपनी कॉन्शियसनेस को उन्होंने प्रमोट किया और इस तरह की सारी चीजें, ठीक है। तो ये एक आपको एक जनरल एक आइडिया मिल गया। सो आई होप कि जब आप इसको मतलब इसको आप थॉरली रीड करेंगे तो यू विल बी एबल टू फॉर्म अ बेटर पिक्चर ऑफ इट। इनमें से ये इसकी मेन डायमेंशंस हैं देवबंद की। बट विद दिस देवबंद मूवमेंट देयर वाज अनदर मूवमेंट बाय द नेम ऑफ नदवातुल उलमा, ठीक है, नदवातुल उलमा। अच्छा, नदवा जो है ना, नदवा बेसिकली हम नदवा इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मक्का मुकरमा जो है, वहां पे ये बेसिकली जो मक्का मुकरमा की जो असेंबली थी ना, जहाँ पे सारे वो जो है कबीले के सरदार इकट्ठे होके जो बहस करते थे, बेसिकली उसको नदवा जो है वो कहते थे। तो नदवातुल उलमा, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द रिलीजियस स्कॉलर्स of India would sit down and basically talk about religion, talk about the religious issues. अब इसका भी एम वही था कि, लेकिन इसका थोड़ा सा एक डिफरेंट एम था, थोड़ा सा डिफरेंट था। देवबंद का तो बिल्कुल था ना कि जी देवबंद तो पूरे का पूरा ऑर्थोडॉक्स था, ठीक है जी। देवबंद वाज एन ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट, बट दिस नदवातुल उलमा, इनमें थोड़ा सा मॉडर्न टच था। ये एक तो इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस कराई। अब ये देखते हैं कि ये बनता कब है, ठीक है। ये फॉर्म होता है 1894 में। वो वाला कब बना था? 1866-67 में, उसकी वो डेट थी। ये 1894 में बनता है, ओके। सो इट इज हार्डली 120 years old, 125। अच्छा, इसका मकसद क्या था कि जो उस जमाने में जो अरबी मदरसे थे, आपको पता है ना कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो था, इट वाज मदरसा सिस्टम। द एजुकेशनल सिस्टम इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इट वाज द मदरसा सिस्टम। अरबी मदरसा हुआ करते थे। वो जो है उनका सिलेबस और उनकी अटेम्प्ट और वो सारा कुछ, इट वाज आउटडेटेड। और इवन के देवबंद वाज अनेबल टू meet the demands of the Muslim community. So another and another uh, idea came to the mind of the founders of Nadwat al-Ulama. उनके founders कौन थे? मौलवी अब्दुल गफूर, मौलवी शिबली नुमानी, ठीक है, मौलवी अब्दुल हक। ये 3-4 लोग थे who were the founders of this Nadwat al-Ulama. तो इनका टास्क ये था कि जी मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए, एंड उसमें आप वेस्टर्न टच को इंक्लूड करें, वेस्टर्न एलिमेंट्स को इंक्लूड करें। सो यू सी हाउ स्लोली द मुस्लिम कम्युनिटी स्टार्टिंग टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द द वेस्टर्न आइडियाज, और फिर किस तरह वक्त के साथ साथ अपनी तब्दीली एक आहिस्ता लेके आ रही हैं अपनी अपनी सोच में, अपने ओवरऑल जो भी मतलब जो है ना इनकी अप्रोच है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो रिफॉर्म तो था ही मुस्लिम कम्युनिटी का, दूसरा टू टीच होली कुरान एंड सुन्ना कीपिंग इन माइंड द प्रिवेलिंग सिचुएशन। सिर्फ और कुरान और सुन्नत पढ़ाना नहीं, मकसद प्रिवेलिंग सिचुएशन के मुताबिक जो है ना आपने उसको पढ़ाना, ठीक है। फिर जिस तरह वक्त तब्दील हो रहा था, मैंने आपको बताया कि देवबंद ने अपना मैगजीन निकाला था द फतवा। तो और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपके नए चैलेंजेस आ रहे थे। इसलिए नदवातुल उलमा जो है बेसिकली इनका भी ये टास्क था कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है ना मॉडर्न क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को हल किया जाए। सर मैगजीन का नाम रिपीट कर दें। इसका द फतवा, वो देवबंद का था, इनका नहीं था, जी देवबंद का, ठीक है। सो इट इट वाज मोर मॉडर्न देन द देवबंद।
ये बिल्कुल आप समझ लें कि जिस तरह एक तरफ सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट थी, एक तरफ देवबंद की मूवमेंट थी, ये दरमियान की कोई चीज थी। इन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा ऑर्थोडॉक्स जो थे, और इन्होंने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जो मॉडर्न एजुकेशन। तो इट वाज अ अमेलगमेशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स लर्निंग एंड द मॉडर्न लर्निंग। अब इनकी सर्विसेज बेसिकली जो है ना वो क्या थी, ठीक है। पहले तो चले सिलेबस पे आ जाते हैं कि पढ़ाया क्या जाता था। अब सिलेबस आप थोड़ा सा देखें कि इसमें तफसीर पढ़ाई जाती थी होली कुरान की, इस्लामिक फिलोसफर्स पे बुक्स पढ़ाई जाती थी, लेकिन इनमें हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी, ठीक है। और उसके अलावा मॉडर्न साइंसेज भी पढ़ाई जाती थी। देवबंद तो पब्लिक ऑपरेशन पे चल रहा था, नदवातुल उलेमा को ग्रांट मिलती थी, नदवातुल उलेमा को ग्रांट मिलती थी। फॉर एग्जांपल द ब्रिटिश गवर्नमेंट सैंक्शनड 500 रुपया जो है ना पर मंथ इनको ग्रांट मिलती थी। फिर कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो भी इनको दे देते थे, जिस तरह स्टेट ऑफ हैदराबाद और स्टेट ऑफ भोपाल, इन्होंने भी इनको फिर एनुअल ग्रांट्स जो है ना अ, वो इनको जारी कर दी थी, ठीक है। तो हाँ, इनकी अब सर्विसेज क्या थी? इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर द रिलीजियस स्कॉलर्स एंड मॉडर्न मुस्लिम इंटेलिजेंशिया। एक तो मजहबी स्कॉलर थे ना, मुफ्ती हो गए कुछ तरह, एक मॉडर्न मुस्लिम इंटेलिजेंशिया भी था, जिस तरह से आप इलामा इकबाल को उसमें काउंट कर सकते हैं। इलामा इकबाल तो आई डोंट नो कि वेदर नदवा से उनका कोई ताल्लुक था कि नहीं, लेकिन जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे उस जमाने के, ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया था कि जो है ना जहाँ पे दे बोथ कुड कन्वर्ज। फिर इन्होंने जो है वो एक अपना डिपार्टमेंट बनाया, दारुल मुसन्नफीन। दारुल मुसन्नफीन, मुसन्नफीन किसे कहते हैं? राइटर्स को, ठीक है, हाउस ऑफ राइटर्स। तो उनका क्या था? दारुल इफ्ता। इनका क्या था? दारुल मुसन्नफीन, हाउस ऑफ राइटर्स। बेसिकली ये थिंक टैंक एक था। जिस तरह आप देखें ना, हमारे इस्लामाबाद में कितने थिंक टैंक्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, कि जी फॉरेन मिनिस्ट्री को आपने थिंक एक रिसर्च करके देनी है। सो इट वाज आल्सो अ थिंक टैंक ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, जहाँ पे मॉडर्न प्रॉब्लम्स पे रिसर्च होती थी, और फिर वहाँ पे जो है ना they would somehow produce some publication or not। अच्छा, फिर इनमें जो है एक स्कॉलर हैं, उनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत उसमें कमेंडेबल सर्विसेज हैं, एंड ही इज़ अ वेरी फेमस स्कॉलर, मौलाना शिबली नुमानी। शिबली नुमानी, इनकी किताब का नाम आपको याद है? चलें, इन्होंने जो है ना इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान भी प्रिपेयर की थी, विच वॉज अ वेरी वेरी कमेंडेबल सर्विस एट दैट टाइम। मतलब आप देख लेना अब किस तरह से इनकी फिलोसफी रिफ्लेक्ट हो रही है इनके पब्लिकेशन में, इनके इनके वर्क में, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान। अब क्यों जरूरत पड़ी है आपको? बिकॉज इंग्लिश स्टार्टेड टू बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज, और एक the leadership of Nadwatul Ulama, it came to the realization that English has to be accepted as a language। और यही देखें, जब जब मुस्लिम कम्युनिटी में चेंज तभी आई है जब कोई हमने आउट ऑफ द बॉक्स हमने जाके कोई काम किया। पहला कुरान किसने ट्रांसलेट किया था जी? पिछला लेक्चर याद है आप लोग? सर शाह वली सिंधी में किया गया था कुरान ट्रांसलेट। ठीक है, लेकिन या जो है या पर्शियन में किया गया था, शाह ने पर्शियन में किया था। शाह वली ने पर्शियन में किया था, बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी होली कुरान की। तो फिर इन्होंने इस्लामिक स्टडीज को, मौलाना शिबली नुमानी ने इस्लामिक स्टडीज को गवर्नमेंट स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, विच इज ऑल्सो गुड थिंग कि जी गवर्नमेंट स्कूल जो है वहां पे तो आपको पता है कि क्रिश्चियन एथिक्स एंड क्रिश्चियन कल्चर्स वहां पे पढ़ाया जाएगा, लेकिन इस्लामिक स्टडी इंट्रोड्यूस करने से यू विल समहाउ बी एबल टू टीच द यंग मुस्लिम चिल्ड्रन अबाउट देयर ओन रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है। तो फिर उसके अलावा जिस तरह जो सरकारी मुलाजमीन थे, सरकार तो अंग्रेजों की थी, सरकारी मुलाजमीन के लिए जुमे की छुट्टियां, जुमा एक्सक्यूज मी, जुमे की जो ब्रेक है वो इंट्रोड्यूस कराई। तो ये बड़ी कमेंडेबल सर्विसेज है फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। तो दीज आर द मेन सर्विसेज। हाँ, इनका मैगजीन मुझे याद आ गया, दैट वाज अल नदवा मैगजीन, अल नदवा, ठीक है। और बेसिकली ये जो मैं आपको बात कर रहा था ना, जो कॉमन प्लेटफॉर्म दिया था
Muslim intelligentsia, religious scholars. So it was this, the publication associated with this was the Al-Nadwa magazine. It contained the research work and articles. So how will you view Nadwat al-Ulama in the context, and how will you view Deoband? इनके comparison का भी सवाल आया हुआ है. Are you clear? तो इन दोनों का कंपैरिजन का भी जो है ना क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में. ये भी आपने रेडी, और मैं साथ साथ कंपैरिजन करता क्या, आपने ये रेडी कर लेना अपना सवाल. ठीक हो गया? ठीक हो गया स्टूडेंट्स? जी सर. जी सर. लेट्स गो टू द न्यू टॉपिक. जरा सर सैयद अहमद खान का टॉपिक खोल लो. 1 सेकेंड. अगर आप ये तैयार कर लेते हैं ना चीजें, तो आई बैठ के इंशाल्लाह आप ये सवाल अगर आ जाता है तो आप इसको कर जाएंगे. लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि व्हाट एल्स यू नीड इन रिप्रोड्यूसिंग द आंसर. ठीक है? अच्छा जी, अब हमने इनका जो है ना वो करना है सर सैयद अहमद खान. तो हमारी तो बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है. दिस वाज वन ऑफ द कोट और द, पता नहीं उन्हें किसने कहा था मुझे नहीं याद, लेकिन someone was telling me कि सर सैयद अहमद खान he was a workaholic. तो किसी ने बातें की कि जी सर सैयद अहमद खान जो हैं बड़े फेमस हैं, क्या वजह? उन्होंने कहा जी हम तो बातें करते हैं, वो काम करते हैं. अच्छा जी, सर सैयद अहमद खान के जो एस्पेक्ट्स हैं ना जिनके बारे में पूछा जाएगा, इवन कि ये पीएमएस में भी सवाल आया हुआ है, सीएसएस में भी आया हुआ है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो इसके बहुत चांसेस होते हैं आने की. ठीक है ना, सर सैयद अहमद खान के. अच्छा जी, सर सैयद अहमद खान. सर सैयद अहमद खान की जो अर्ली लाइफ है, यू नो कि ही वाज, यू नो, इनकी गवर्नमेंट सर्विस होती है शुरू में. By virtue of being in the government service, he was able to, you know, observe the British very closely. यानी कि आप देखें कि इनके जो कैरियर का आगाज है वो होता है 1839 से, जब ये डिप्टी रीडर कमिश्नर ऑफिस में भर्ती होते हैं. ठीक, वहां से होते होते सब जज बन जाते हैं. ठीक है, और 1867 में जज भी रहते हैं. और एक शेर भी इनके बारे में लिखा गया है कि जी अंग्रेज जो हैं वो एक जीम दे के लोगों को जीत लेते हैं. तो वो जीम फॉर जज, वो इनके जो है ना जो मुखालफिन थे उन्होंने इन पे एक इल्जाम भी लगाया कि जी आप अंग्रेजों की हमायत करते हैं. बट सर सैयद अहमद खान, यू नो, ही वाज बेसिकली he saw very early कि the British are here to stay. So it is, अब मैं खालिद बिन सईद की वर्ड्स को मैं कोट कर रहा हूँ. खालिद बिन सईद बड़ा एक अच्छा एक ऑथर है. उसने अपनी किताब में लिखा है कि इट इज ऑर्डिनरी कॉमन सेंस टू बी विद गुड टर्म्स, टू बी ऑन गुड टर्म्स विद द लीडर्स, टू बी ऑन गुड टर्म विद द रूलर्स. सर सैयद अहमद खान का पॉइंट एक ही था कि द ब्रिटिश आर हियर टू स्टे. जब आपको पता है कि इन्होंने रहना है यहाँ पे, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फाइटिंग विद देम? सो द राइट अप्रोच वुड बी टू बी देयर फ्रेंड्स, क्योंकि वो यहाँ पे रहने आए हैं, उन्होंने रहना है, आप उनको निकाल तो सकते नहीं है इतनी जल्दी. तो आपकी कम्युनिटी का जो है वो सर्वाइवल इसी में ही है. आपका वे ऑफ लाइफ, ही वाज नो, यू नो, ही वाज नॉट के ही वाज नॉट एक्चुअली प्रो ब्रिटिश, अगर मैं उस सेंस में कहूंगा कि जी ये उनके साथ बड़े लॉयल थे. नो, ही वाज लॉयल टू हिज कम्युनिटी एंड ही सॉ द प्रोटेक्शन ऑफ हिज कम्युनिटी इन बीइंग लॉयल विद द ब्रिटिश. अपनी कम्युनिटी के जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही. और उस जमाने में बहुत बुरे हालात थे मुसलमानों के. मतलब सुंदर बैंड का जो संडर बैंड जो हम कहते हैं, वहाँ कमिश्नर ऑफिस में एक एडवर्टाइजमेंट आती है, तो उसमें कहा जाता है कि जी एक मुसलमान को जो है वो कोई नौकरी नहीं दी जाएगी, सिर्फ चपरासी और एक नायब का से शायद भर्ती किया जाएगा, नौकरियां मुसलमानों को नहीं मिलेगी. इसी तरह अगर आप स्टैटिस्टिक्स देख लें तो आफ्टर 1857 मुसलमानों की जो हालत होती है, after 1857 the British saw the war of independence as a Muslim revolt, so they wanted to, you know, snub this community. They wanted to purposely suppress the Muslim community ताकि वो कभी दोबारा से बगावत में. और obviously the Muslim community was in charge of the political affairs of India
prior to the coming of the British. So they saw that the Muslim community is fundamentally hostile. अब ये fundamentally hostile का लफ्ज एक गवर्नर जनरल ने यूज किया था कि I cannot close my eyes to the fact, ये वो कह रही हैं कि I cannot close my eyes to the fact that the Muslim community is fundamentally hostile to us. So he said that our true policy is to reconcile the Hindu community. और उसमें फिर यही था कि बड़ा मुसलमानों पे सवाल आ गया. He wanted to uplift the Muslim community. और उन्होंने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि जी सोल्यूशन ये नहीं है कि जी आप ज्वाइन कर लें, सोल्यूशन ये नहीं है कि जी आप जाके जो है वो एक जिहाद शुरू कर दें. सोल्यूशन ये है कि जी अब इनका जो बायोग्राफर है ना मिस्टर ग्राहम, वो कहता है कि सर सैयद का एक ही मोटो था, एजुकेट एजुकेट एजुकेट. तो ही वाज एन एजुकेशनिस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. He was an educationist. और इनकी सारी की सारी सर्विसेज भी जो हैं दे आर एजुकेशनल सर्विसेज. उसमें भी कुछ पॉलिटिकल सर्विसेज भी हैं, रिलीजियस भी हैं, सोशल भी हैं, बट द चीफ सर्विसेज ऑफ व्हिच सर सैयद अहमद खान इज नोन फॉर आर द एजुकेशनल सर्विसेज. अब इनके दो तरह के दो प्रॉब्लम्स थी. एक तरफ इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो कन्विंस करना था कि जी अंग्रेज आपके दुश्मन नहीं है, वो तो अपना रूल यहाँ पे करने आए. वो बेसिकली उनको अगर कोई एतराज है तो इन वजह की इन बेसिस पे उनको एतराज है. सो ही और दूसरी तरफ इन्होंने अंग्रेजों को कन्विंस करना था कि मुस्लिम कम्युनिटी आपके खिलाफ नहीं है. फिर आपको बताया कि इन्होंने वो एक रसाला भी लिखा था, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, लॉयल मोहम्मदन्स. उनको एक एहसास देना कि नहीं जी हम आपसे लॉयल हैं, ऐसी बात नहीं है. सो दो इनके टास्क थे. इन्होंने एक रिकॉन्सिलिएशन लेके आना था बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो-पाक सबकॉन्टिनेंट सिंस मोहम्मद बिन कासिम द मुस्लिम्स बिकेम अ सब्जेक्ट रेस. सब्जेक्ट रेस आप समझते हैं ना कि किसी की मातहती में जो है वो आ गए. So he wanted to persuade the Muslims of India that Western education ले आ, English सीखें, ठीक है. So at the same time he wanted to bring about, he wanted to negate the negative perception of Muslims in the minds of the British rulers. ठीक हो गया. अच्छा जी, तालीमी सर्विसेज इनकी जो है ना वो एजुकेशनल सर्विसेज इनकी क्या है, मेन इनकी सर्विसेज एजुकेशन मैंने आपको बताया. ठीक है. सर सैयद अहमद खान की जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनके बायोग्राफर ने कहा था कि इनका एक ही मोटो था, तालीम तालीम तालीम. ठीक है. तो इन्होंने किताबें बहुत ज्यादा लिखी. ठीक है. और उस जमाने में मॉडर्न एजुकेशन किनके पास थी, आप गैस कर सकते हैं? At that time, who had the monopoly of modern education in those days? The Christian missionaries. अगर आपने अपने बच्चों को जदीद तालीम देनी है तो आपको क्रिश्चियन स्कूल्स में आपको भेजना पड़ना था. नहीं तो अगर आप वहां नहीं भेजेंगे तो अरबी मदरसे हैं, अगर आप वहां नहीं भेजेंगे तो देवबंद है, दूसरे इदारे हैं. तो कोई ऐसा अदारा क्या नहीं बन सकता जहां पे जो मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हो, जो मुस्लिम जहाँ पे जो है ना कल्चर को प्रमोट किया जाए और मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाए बच्चों को. तो it was, this was his impulse that drove him to basically launch this educational movement. अब पेपर में सवाल में वो अलीगढ़ मूवमेंट आपको पूछेगा, ठीक है जी, एजुकेशनल मूवमेंट, they are one and the same thing. So he wrote many books and the chief among them was overall 42 books इन्होंने जो है ना वो लिखी है. अच्छा, इन्होंने फिर फाउंड की साइंटिफिक सोसाइटी. ठीक है, 1864 में फाउंड होती है साइंटिफिक सोसाइटी. अच्छा, साइंटिफिक सोसाइटी का काम क्या था मेन? टू ट्रांसलेट द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ जहां पे भी जदीद नॉलेज है ना उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में मुसलमानों के लिए अवेलेबल करना. ठीक है. उन्होंने फिर एक स्पीच में भी कहा कि जी हम इस वजह से हम पीछे हैं क्योंकि हमें जो है ना मॉडर्न एजुकेशन का हमें कोई भी नहीं. तो कुछ किताबें जो इन्होंने ट्रांसलेट करवाई उस जमाने में, उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल का आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर एक, और इनके लॉजिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. पॉलिटिकल इकोनॉमी बाय जॉन स्टुअर्ट मिल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय एल्फिनस्टोन,
हिस्ट्री ऑफ ईरान बाय सर जॉन मेलकम, ये कुछ किताबें थी, इन्होंने इनको जो है ना वो ट्रांसलेट जो है वो करवाया। तो अलीगढ़ जो साइंटिफिक सोसाइटी थी, फिर इसने एक अपना गैजेट भी लॉन्च किया। एक होता है ना मैगजीन जिस तरह से एक इदारे का बनता, तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि साइंटिफिक सोसाइटी में मुसलमान तो थे ही थे, हिंदूज भी थे, हिंदूज के अलावा गोरे भी थे। तो आप देख सकते हैं कि ये खुद एक प्लेटफॉर्म बन गया जहां पे सारे कन्वर्ज होकर मिलके काम कर रहे हैं। तो ultimately he was, you know, this despite giving educational services, this was also promoting, you know, better understanding between the community. तो अच्छा, जब सर सैयद अहमद खान की थिंकिंग चेंज होती है ना, तो उसमें से ये जो साइंटिफिक सोसाइटी के जो हिंदू मेंबर्स होते हैं, आपको पता है 1867 में हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी होती है बनारस में। तो सर जी सर। सैयद अहमद खान के जो सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, जो हिंदू मेंबर्स, वो कहते हैं कि जी हमें ये ट्रांसलेशन जो है ना ये संस्कृत हिंदी में होनी चाहिए। तो वो फिर सर सैयद अहमद खान की तरह आंखें खुलती हैं, वो कहते हैं कि यार जब ये दो कम्युनिटीज लैंग्वेज पे राजी नहीं हो रहे, तो इन्होंने और चीजों पे क्या राजी है। दिस यू नो वाज वन ऑफ द इवेंट व्हिच इज कनेक्टेड विद दिस साइंटिफिक सोसाइटी। और दूसरा, क्योंकि ये सरकारी नौकरी में भी थे, तो जहां जहां इनकी पोस्टिंग होती थी कि ये वहां पे अपने जो है ना स्कूल्स वगैरह ये ओपन करते थे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्कूल इन्होंने ओपन किया था, जो बल्कि अभी भी लाहौर में है, एमएओ स्कूल। उस जमाने में स्कूल था। फिर पहले तो 1875 में ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, मोहम्मदन फॉर मुस्लिम्स, एंग्लो फॉर जो अंग्रेज हैं उनकी, अगर आप इंग्लिश जो है वो करें तो इट बिकम्स द एंग्लिकन्स, ठीक है ना, एंग्लिकन्स। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कहते हैं जो मशरकी, जो है ना मशरक की साइड के रहने वाले हैं, या मशरकी तहजीब वगैरह, वो उनका जो वर्ड है एसोसिएटेड विद देम इज द ओरिएंटल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। अब 1877 में ये बन गया था कॉलेज, एमएओ कॉलेज। अभी आपने सुना है ना ये जो लाहौर में एमएओ कॉलेज भी है, तो उसकी रूट्स बेसिकली यहाँ से, फिर आगे जाके यूनिवर्सिटी भी ये बन जाती है, अभी भी इंडिया में है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो गाजियाबाद में, मुरादाबाद में, जगह जगह इन्होंने स्कूल्स खोले, और गवर्नमेंट से भी इनको ग्रांट मिलती थी, ठीक है, और प्रिंसेस स्टेट से भी ग्रांट मिलती थी इनको। सर सैयद अहमद खान ने जो है वो, आपको पता होगा कि जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी दौरा किया और बड़े इंस्पायर्ड हुए वो। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने, उनका बेसिकली मकसद ये था कि आई ऑल्सो वांट अ मुस्लिम कैम्ब्रिज, अ मुस्लिम ऑक्सफोर्ड फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया। ठीक हो गया। अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फैकल्टी थी वहां पे, वो तो डिस्पाइट द मुस्लिम्स, जो फैकल्टी थी इट वो द फैकल्टी कंसिस्टेड ऑफ द, जो गोरे थे ना वो भी फैकल्टी का हिस्सा थे। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होंगे मिस्टर आर्नल्ड, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट थे। थियोडोर मॉरिसन, ये फैकल्टी में थे। और फैकल्टी में मौलाना शिबली नुमानी भी थे। शिबली नुमानी का ताल्लुक कहाँ से था, अभी आपको बताया तो है यार, कैन यू रिकॉल, नदवातुल उलमा से था, ठीक है। तो तालीम का कुछ सिलसिला इस तरह से था कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ जो है वो दीनियात भी पढ़ाई जाती थी, ठीक है। जो आपकी 5 नमाजें हैं उनकी भी अटेंडेंस होती थी प्रॉपर। तो it was, you know, the first experiment in India where you could give modern education and also the जो है वो religious education to the students, ठीक है। मेन इनकी जो है वो एजुकेशनल सर्विसेज ही थी। अच्छा, एक और इन्होंने जो है ना वो प्लेटफॉर्म इन्वेंट किया था, दैट वाज AIMEC, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी इसकी पहली मीटिंग होती है 1886 में। और आपको पता है कि इसकी एक इम्पोर्टेंस क्या होती है ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की, कि अल्टीमेटली इन 1906
इसी कॉन्फ्रेंस का एक इजलास चल रहा होता है ढाका में, एक जो है ना वो जमात कायम होती है। आप उस जमात का नाम बता सकते हैं? सर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का यानी कि फोर रनर होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सर सैयद अहमद खान जो है वो कहते हैं, अब ये तो उनकी एजुकेशनल सर्विसेज, लेकिन पॉलिटिकल सर्विसेज में सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि जी आ, आपने सियासत ज्वाइन नहीं करनी, मुसलमानों को रोकते हैं। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि यार आप सियासत से रोक रहे हैं, फिर आप एक ऐसे भी लिख, उन्होंने एक ऐसे भी लिखा था, रसाला असबाब बगावत हिंद, एसेज ऑन द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। और ये जो ऐसे हैं अभी भी आपको मिल सकते हैं, ये मैंने तस्वीर शेयर की हुई है। और इन्होंने उस ऐसे में प्रॉपरली एनालाइज किया था कि यार ये 1857 का रिवोल्ट हुआ क्यों। और आपको पता है इसकी कॉपीज ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी भेजी, इसकी कॉपी वाइसरॉय को भी भेजी, और इसकी कॉपी उन्होंने रॉयल फैमिली को भी भेजी। और उन्होंने अंग्रेजों को इसमें जो है ना मतलब आप बहादुरी का लेवल देख रहे हैं कि उन्हीं को, उन्हीं के रूल के अंदर रहते हुए उन्हीं को ही आप कह रहे हैं कि जी आपकी अपनी कुताही थी इसमें। और मेन कुताही क्या थी कि जब आपने अपने सब्जेक्ट्स को, कोई आपने उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जहां पे वो जाके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, जहां पे वो जाके अपनी बात वो एक्सप्रेस कर सके, तो उन्होंने फिर जो है आपके खिलाफ रिवोल्ट ही करना है। तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। अच्छा, ये किताब इंटरेस्टिंगली पढ़ लेता है कौन? ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टिवन ह्यूम। वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होता है। वो कहता है अच्छा ये बात है, तो एक अदारा होना चाहिए जहाँ पे आपके जो है ना एक सियासी जमात होनी चाहिए। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जी कोई कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं जहाँ पे इंडियंस जाके अपना ही भड़ास निकाल सके। तो जब उनको आप एक चैनल आई, आपको आप उनको जब एक चैनल ही नहीं देंगे अपनी अपनी क्रिटिकल वो रिव्यू को करने का, तो वो फिर फ्रस्ट्रेट होके वो आपके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। एलन ऑक्टिवन ह्यूम इंस्पायर होके वो क्या बना देता है, कौन सी तंजीम बनाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन अब एक और हैरत वाली बात है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि नो, यू विल नॉट ज्वाइन इट। मुसलमानों को रोकते हैं कि कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना, अभी आपने सियासत में आना ही नहीं। क्योंकि वो बेसिकली उनकी थॉट ये थी कि मॉडर्न पॉलिटिक्स, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो किस तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लेके आ रहा था बेस्ड ऑन द वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर जो है दैट इज द हार्ट ऑफ यूके गवर्नमेंट, उधर इंग्लैंड में। तो ब्रिटिश मॉडल पे जो यहाँ पे अदारे बन रहे हैं, ब्रिटिश मॉडल पे जो यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, तो यहाँ पे तो मुस्लिम कम्युनिटी उससे अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकती। तो अगर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अगर कोई एजिटेशन की, कोई राइट्स हुए, कोई इस तरह की तोड़फाड़ हुई अगेन द मुस्लिम कम्युनिटी, सारे का सारा ब्लेम किस पे आ जाना है? मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि ब्रिटिश का पोस्चर उस वक्त एंटी मुस्लिम था। So he forbade the Muslims to join the Indian National Congress and he was quite successful. लेकिन अल्टीमेटली जब एक न्यू ब्रीड ऑफ मुस्लिम्स तैयार होती है, न्यू ब्रीड ऑफ मुसलमान जब वो तैयार होते हैं, द ग्रेजुएट्स ऑफ एमएओ कॉलेज एंड पीपल लाइक दैट, सो वो फिर समझते हैं कि नाउ द टाइम इज राइट टू सेट अप अ प्लेटफॉर्म। तो वो फिर मुस्लिम लीग आगे जाके बनाते हैं। तो पॉलिटिकल इनके जो तो जो इनके पॉलिटिकल सर्विसेज हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि ये कॉजेज ऑन द इंडियन रिवोल्ट इन्होंने ये जो दिया है ना, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।